हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 38 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 38वें मॉडल पेपर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 38वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 38वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 21 से यहाँ पर 45 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 21 से यहाँ पर 45 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 23 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर 21 से यहाँ पर 45 बन जाएगा कैसे। यदि हम इस 21 का क्या कर दें, सबसे पहले दो गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 21 दुआ के 42। और यदि हम इस 42 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 42 और 3 मिलकर बन जाएगा 45। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 45 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 23 के अंदर और इस 23 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 23 का हम क्या करेंगे, दो गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 23 का दो गुना करेंगे तो 23 दुआ के हो जाएगा 46। और मेरे भाई जिस प्रकार से 42 में +3 करके यहाँ पर 45 लाया गया है उसी प्रकार से हम 46 के अंदर भी क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो 46 और 3 मिलकर बन जाएगा 49। अब हमें देखना है कि 49 किसी ऑप्शन में है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 49 नहीं दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई जब भी इस टाइप का प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को सोल्व किया गया है कैसे। सबसे पहले हम पता करेंगे कि 21 से यहाँ पर 45 कैसे बना है। तो मेरे भाई 21 से 45 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 21 का किया गया है दो गुना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 21 का दो गुना करेंगे तो बन जाएगा 21 दुआ के 42। फिर क्या किया गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 21 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो मेरे भाई 21 मिलकर बना है 2 और 1 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 21 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 2 और 1 मिलकर बन जाएगा 3। और मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो 42 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 42 और 3 मिलकर बन जाएगा 45। और ध्यान से देखिए 45 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 23 के अंदर और 23 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 23 का करेंगे दो गुना। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 23 का दो गुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 23 दुआ के
46। ठीक है, अब क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर देखिए 23 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो 23 मिलकर बना है 2 और 3 से। तो मेरे भाई यहां पर हम 23 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, तो मेरे भाई 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। अब इन दोनों संख्याओं को भी आपस में जोड़ेंगे तो 46 और 5 मिलकर बन जाएगा 51। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 51। अब हमें देखना है कि संख्या 51 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर, संख्या 51 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 13 का संबंध है 16 के साथ में, उसी प्रकार से 27 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जिस प्रकार से 13 का संबंध है 16 के साथ में, उसी प्रकार से 27 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर 13 से 16 कैसे बनेगा, तो पहला तरीका है क्या, यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 13 और 3 मिलकर बन जाएगा 16। तो मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 27 के अंदर और 27 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 27 के अंदर भी क्या कर दें +3 कर दें तो 27 और 3 मिलकर बन जाएगा 30। क्या किसी ऑप्शन के अंदर 30 दिया गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शंस के अंदर हमें 30 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को इस प्रकार से सोल्व नहीं किया जा सकता है। अब कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि 13 से यहाँ पर 16
कैसे बना है? तो 13 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है? सबसे पहले मेरे भाई 13 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 13 की दोनों संख्या यानी कि 1 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4 और 4 से 16 बन जाएगा। कैसे? यदि हम इस 4 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ पर देखिए 16 आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 27 के अंदर है और 27 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या? सबसे पहले तो मेरे भाई 27 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो 27 की पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 7। तो 2 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 7 मिलकर बन जाएगा 9। अब इस 9 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 81। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 81 आया था समझना उनकी तैयारी बेहतर है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 81 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। 80 लोगों की पंक्ति में कमलेश दाएं से 13वें स्थान पर है और राजेश बाएं से 18वें स्थान पर है। तो कमलेश और राजेश के बीच में कितने लोग हैं? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको ये पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में हमें स्पष्ट बोला गया है कि कमलेश और राजेश के बीच में कितने लोग हैं। बीच का मतलब हो गया मध्य। तो मेरे भाई इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है? तो यहां पर देखिए फॉर्मूला है टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। मिड का मतलब हो जाएगा मध्य या बीच। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर ध्यान से देखिए इस सूत्र को कैसे यूज करेंगे। टी का मतलब हो जाएगा टोटल, यानी कि यहां पर बोला गया है कि 80 लोगों की पंक्ति में, यानी कि टोटल लोग कितने हैं 80 हैं, तो टी के स्थान पर रखेंगे 80। उसके बाद में एल का मतलब लेफ्ट साइड, यानी कि मेरे भाई यहां पर देखिए लेफ्ट साइड का मतलब हो जाएगा बाईं ओर। तो राजेश बाईं ओर से कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। तो एल के स्थान पर हम क्या रखेंगे 18। उसके बाद में क्या है आर। आर का मतलब हो जाएगा राइट साइड, यानी कि यहां पर कमलेश दाईं ओर से या 13वें स्थान पर है। तो आर के स्थान पर हम रखेंगे 13 और मिड का मतलब हो जाएगा मध्य, यानी कि बीच में हमसे लोगों की संख्या पूछी गई है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर है 80। ठीक है, ध्यान से समझिए 18 और 13 मिलकर बन जाएगा 31 प्लस में है मिड। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो ये 31 यहां पर प्लस का है इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर है 80, 31 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का और यहां पर क्या बच जाएगा मिड, यानी कि मध्य। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर देखिए 80 में से 31 चला जाएगा तो यहां पर बचेगा 49 और इसके बराबर में है मिड। मिड का मतलब क्या है मध्य, और मध्य में अपने से पूछा गया है, यानी कि यहां पर देखिए कमलेश और राजेश इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, 49 लोग होंगे। अब हमें देखना है कि 49 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 49 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको ये सूत्र याद होगा। और मेरे भाई इस सूत्र को आप जरूर याद रखना, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने।
उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले एक के बाद में 5, 5 के बाद में 13, 13 के बाद में 29, 29 के बाद में 61 और 61 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले एक से बन रहा है 5, 1 से 5 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 1 का क्या कर दे 2 गुना करें तो 1 का 2 गुना बनेगा 2 और 2 के अंदर क्या कर दे +3 कर दें तो 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 13, 5 से 13 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 5 का सबसे पहले क्या कर दे 2 गुना तो 5 का 2 गुना बनेगा 10 और 10 के अंदर क्या कर दे +3 कर दें तो 10 और 3 मिलकर बन जाएगा 13। इसी प्रकार से देखिए 13 से बन रहा है 29 तो 13 से 29 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 13 का क्या कर दे 2 गुना करें तो 13 का 2 गुना बनेगा 26 और 26 के अंदर क्या कर दे +3 कर दें तो 26 और 3 मिलकर बन जाएगा 29। फिर देखिए 29 से कितना बन रहा है 61 तो 29 से 61 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम सबसे पहले क्या कर दें 29 का 2 गुना कर दें तो 29 का 2 गुना बनेगा 58 और 58 के अंदर +3 कर देंगे तो 58 और 3 मिलकर बन जाएगा 61। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 61 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई 61 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं है ना सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ है यानी कि पहले 2 गुना उसके बाद में +3 फिर 2 गुना फिर +3 फिर 2 गुना फिर +3 उसके बाद में 2 गुना +3। तो मेरे भाई 61 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे सबसे पहले तो करेंगे 61 का 2 गुना और इसके अंदर क्या कर देंगे +3 कर देंगे तो 61 का 2 गुना कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 61 का करेंगे 2 गुना तो 61 का 2 गुना हो जाएगा 122, ठीक है, और 122 के अंदर +3 कर देंगे तो 122 और 3 मिलकर बन जाएगा 125। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 125। अब हमें देखना है कि संख्या 125 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर संख्या 125 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कर्नाटक, भारत और एशिया इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और पता लगाना है कि उन शब्दों के बीच में आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द हैं। पहला शब्द है कर्नाटक,
दूसरा शब्द है भारत और तीसरा शब्द है एशिया। क्या इन तीनों शब्दों में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर देखिए कर्नाटक और भारत है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर है, भारत और कर्नाटक इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो कर्नाटक है ये मेरे भाई भारत के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से देखिए भारत और एशिया, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो हाँ सर है, भारत और एशिया इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो जो भारत है ये किसके अंदर स्थित है? एशिया के अंदर स्थित है। अब वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए? कर्नाटक के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला आरेख हो गया किसके लिए? कर्नाटक के लिए। फिर क्या है? भारत है। तो अभी आपने बताया कि जो कर्नाटक है ये किस में स्थित है? भारत में स्थित है। तो दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए? भारत के लिए। ठीक है, भारत के अंदर स्थित है कौन? कर्नाटक है। भारत के बाद में क्या है? एशिया। तो मेरे भाई भारत किस में स्थित है? एशिया में स्थित है। तो तीसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए? एशिया के लिए। यानी कि मेरे भाई देखिए यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर देखिए कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर देखिए पहला आरेख हमने बनाया किसके लिए? कर्नाटक के लिए। दूसरा आरेख हमने बनाया किसके लिए? भारत के लिए। तो यहाँ पर देखिए यानी कि कर्नाटक है ये किसके अंदर स्थित है? भारत के अंदर स्थित है। और तीसरा आरेख हमने बनाया था किसके लिए? एशिया के लिए। तो ध्यान से देखिए भारत किस में स्थित है? एशिया में स्थित है। यानी कि आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है इस टाइप का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 2000 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2005 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2010 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2015 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी वर्ष 2000 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान पेट्रोल के बराबर होता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान पेट्रोल के बराबर होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मिट्टी के तेल का ऊष्मीयमान पेट्रोल के बराबर होता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए ओजोन गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई बाकी आप याद रखना
ओजोन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ये तीनों की तीनों क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से नीला तोता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट को, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट को, ऑप्शन सी है सोडियम सल्फेट को और ऑप्शन डी है आयरन सल्फाइड को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नीला तोता कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है कोसी नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश के साथ, ऑप्शन बी है मोहम्मद गोरी के साथ, ऑप्शन सी है महमूद गजनवी के साथ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी। तो मेरे भाई 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बनास नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है माही नदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है
माही नदी। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इस क्लास के अंदर हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि अमीर खुसरो का संबंध है सितार वाद्य यंत्र से। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेरे भाई ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी या किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेजर ध्यानचंद जो कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे भाई याद रखना, फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है औरंगाबाद में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जर्मनी और पोलैंड देश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि जर्मनी और पोलैंड देश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है,
प्रश्न पूछा जाता है कि जर्मनी और पोलैंड देश यानी कि इन दोनों देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जर्मनी और पोलैंड देश के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं हिडनबर्ग रेखा। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले मेरे भाई आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग आपको 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो मेरे भाई याद रखना हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहीं से देखिए एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है और किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। और ये किस राज्य में स्थित है तो मेरे भाई याद रखना हीराकुंड बांध स्थित है ओडिशा राज्य में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। ऑप्शन ए 1852 में, ऑप्शन बी है 1857 में, ऑप्शन सी है 1865 में और ऑप्शन डी है 1805 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था वर्ष 1852 में। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको
सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।